उन्हें आरव ने भौहें चढ़ाई और कहा, ये तो खाने में बहुत मुश्किल है, बिल्कुल मल जैसा स्वाद है। ईशान फिर से लगभग गिर ही गया। क्या बात है? उसे जबरदस्ती खाना खिलाना इतना मुश्किल है क्या? मूड खराब मत करो। और उसे कैसे पता था कि गंदगी का स्वाद कैसा होता है? ईशान ने उसे मल खाते हुए कल्पना की, जिससे उसे उल्टी आ गई और उसे उल्टी आने लगी। ईशान ने ऐस के हाथ में बचे हुए डेविल फ्रूट को देखा, शायद इसलिए क्योंकि उसका स्वाद इतना खराब था कि आरव ने वास्तव में केवल एक निवाला ही खाया था। केवल वे ही जो शैतान फल का पहला निवाला खाते हैं, उसमें निहित शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात शैतान फल का शेष भाग वास्तव में ईशान ही चख सकता है। वे सभी कहते हैं कि शैतान फल बेस्वाद है, लेकिन आखिरकार ईशान को कभी पता नहीं चला कि इसका स्वाद कैसा होता है, और ईशान वास्तव में थोड़ा जिज्ञासु था। लेकिन अभी अभी आरव के हाव भाव देखकर उसे उबकाई आ रही थी, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि फ्लिम फ्रूट का स्वाद वाकई बुरा है या फिर आरव ने इस आइलैंड पर बहुत खाना खाया था, इसलिए उसने बारबेक्यू फ्लेवर वाली हर चीज खा ली। संक्षेप में, जैसा कि उसने बताया, ईशान को उसे चखने का जरा भी अंदाजा नहीं था। आरव को अभी भी अपने हाथ में लिए हुए ज्वाला फल को कुतरते देख ईशान उसे रोकना चाहता था, लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसने अपना मुंह नहीं खोला। ईशान जानता था कि वह एक टुकड़ा खा सकता है, लेकिन उसने ऐसा कहा नहीं। आखिरकार कैक्टस द्वीप शुरुआती द्वीपों में से एक है। यहाँ रहने वाले समुद्री लुटेरों का नाम स्वाभाविक रूप से बड़ा नहीं होता। पिक्सर, यह शाही फल खाने वाला, असल में इस द्वीप पर एक बड़ा इनाम वाला समुद्री डाकू है। लेकिन अभी अभी ईशान ने 2 करोड़ से ज्यादा बेरीज के इनाम वाले एक समुद्री डाकू समूह के कप्तान को मार डाला है, जिससे बाकी समुद्री डाकू असमंजस में पड़ गए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। एक व्यक्ति एक झटका ने उपस्थित समुद्री डाकुओं को रोक दिया ताकि वे आसानी से आगे न बढ़ सकें, और स्पेड समुद्री डाकू रेजिमेंट के सदस्य इस समय इयान की पीठ को देखते हुए सीधे उसकी प्रशंसा करते थे। इस तरह आरव ने अंततः अपने हाथ में ज्वाला फल कुतर लिया। उसके लिए यह उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक अनुभव था, यह जानते हुए कि यह खाने में बहुत ही भयानक चीज है, फिर भी उसे इसे पूरा करना ही था। आरव के लिए, जो हर चीज खाने का आदी था, यह एक तरह की यातना थी। कैसा है? ईशान ने उससे पूछा। आरव ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए उत्सुकता से कहा, यह अजीब सा एहसास है। कोई अनजानी शक्ति अंदर आ रही है। यद्यपि उनके आसपास के समुद्री डाकू ईशान की उपस्थिति में हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन वे वहां से जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वे अनिच्छुक थे, या इसलिए कि वे देखना चाहते थे कि यह किस प्रकार का शैतान फल है। शैतान फल को छीनने का अवसर खो देने के बावजूद समुद्री डाकुओं में अभी भी दुष्टता की भावना थी। वे सभी चाहते थे कि यह शैतान फल घटिया किस्म का हो जाए, जिससे वे संतुष्ट हो जाएं। ये इंसानों का अंधेरा है। अगर वो अंगूर न खा सकें तो चाहेंगे कि अंगूर खट्टे हों। अगर उन्हें शैतानी फल न मिले तो कहेंगे कि ये जरूर कोई शैतानी फल होगा जिसमें बेकार की क्षमताएं होंगी। इसलिए सभी समुद्री डाकू वहीं रुक गए और शैतानी फल खाने वाले की क्षमता देखना चाहते थे। अगर वह फल बुरा निकला तो इन समुद्री डाकुओं को मानसिक शांति मिलेगी। इन समुद्री डाकुओं की नजरों से ईशान को पता चल गया कि वे क्या सोच रहे हैं, और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने हाथ में पकड़ी तलवार जमीन पर पटक दी, और म्यान की आवाज ने लुटेरों की नजरें आरव पर खींच लीं, और फिर ईशान ने भीड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं किसी को निशाना नहीं बना रहा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि यहाँ सब कूड़ा है। इसके बाद
उन्होंने गुस्से में आए समुद्री लुटेरों को बोलने का मौका ही नहीं दिया। फिर उन्होंने अपना सिर पीछे घुमाया और कहा, आरव, उन्हें अपनी नई क्षमता दिखाओ। दरअसल ईशान को यह कहने की जरूरत नहीं है कि आरव इंतजार नहीं कर सकता। उसे अपने शरीर में अचानक एक शक्तिशाली शक्ति का उदय महसूस हो रहा था, लेकिन अभी यह शक्ति बहुत अस्पष्ट है। उसे भी नहीं पता कि उसमें कौन सी क्षमता है। प्रयोग के बाद ही उसे यह समझ आएगा। इसलिए जब उसने ईयान की बातें सुनी तो आरव कूदकर ईशान के साथ खड़ा हो गया और सड़क के उस पार समुद्री डाकू को मुक्का मारने लगा। आरव को खुद नहीं पता था कि उसके मन में यह विचार क्यों आया। हवा में मुक्के मारना। उसे लगा कि उसके शरीर की शक्ति बाहर आ सकती है, इसलिए उसने ऐसा ही किया। अगले ही पल इक्के की मुट्ठी से एक विशाल ज्वाला प्रकट हुई। समुद्री लुटेरे तो क्या, खुद आरव भी हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मुट्ठी से आग निकलेगी। आरव चौंक गया और अनजाने में उसने अपनी मुट्ठी ऊपर उठा ली। विशाल ज्वाला उसकी मुट्ठी से टूटकर सामने वाले समुद्री डाकू के सिर के ऊपरी भाग को तिरछा रगड़ती हुई एक उल्टे ज्वाला उल्का की तरह ऊपर की ओर उड़ गई। हालांकि आग की लपटों ने समुद्री लुटेरों को नहीं जलाया, लेकिन नीचे मौजूद हर समुद्री डाकू ने लौ की गर्मी महसूस की। वे विशाल आग को घूरते रहे और उसे सड़क पार करते उड़ते हुए दूर एक ऊंची इमारत से टकराते हुए देखा। धमाका! इक्के की आग की मुट्ठियां इमारत की दीवार से टकराईं और जोरदार गर्जना हुई। हालांकि ज्यादातर लपटें बुझ चुकी थीं, लेकिन कुछ ज्वलनशील हिस्से अभी भी जल रहे थे। वहां सन्नाटा छा गया था, कोई कुछ नहीं बोला। ईशान को छोड़कर बाकी सब डरे हुए और स्तब्ध थे। थोड़ी देर बाद भीड़ में से एक समुद्री डाकू अचानक चिल्लाया, लोगिया! यह लोगिया डेविल फ्रूट है। तभी समुद्री लुटेरों की भौहें तन गईं। उन्हें लगा था कि आरव को बेकार फल मिलेगा। उन्हें कहाँ लगा था कि आरव ने लोगिया डेविल फल खाया होगा। अचानक लुटेरों ने हंगामा मचा दिया। हालांकि उनकी आंखें लाल थीं और वे आरव से ईर्ष्या कर रहे थे, फिर भी घबराहट का माहौल बन गया। एक लोगिया डेविल फ्रूट यूजर, इन समुद्री लुटेरों के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वे सभी आरव का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लोगिया की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक यह है कि इसका शरीर तत्वयुक्त हो सकता है। हकीकी अनुपस्थिति में बहुत कम लोग इस तत्वयुक्त शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वह यह उम्मीद नहीं कर सकता कि यहाँ इकट्ठा हुए निम्नस्तरीय समुद्री लुटेरों को पता होगा कि हाकी क्या है। इन समुद्री लुटेरों का शायद लोगिया डेविल फ्रूट यूजर से सामना हुआ होगा, लेकिन उनकी गपशप में लोगिया डेविल फ्रूट यूजर का सिर्फ एक ही विशेषण है, वह है अजय। कहने की जरूरत नहीं कि समुद्री लुटेरों को समुद्री प्रकृति की कुछ समझ है। वे सभी जानते हैं कि मरीन के तीनों एडमिरल लोगिया डेविल फ्रूट के उपयोगकर्ता हैं। ये अल्पज्ञानी समुद्री डाकू तीनों एडमिरल की ताकत का श्रेय उनकी डेविल फ्रूट क्षमता को देते हैं, जिसने स्वाभाविक रूप से लोगिया डेविल फ्रूट की उनकी अजेय छाप को जन्म दिया। अब अचानक उन्होंने एक लोगिया क्षमता उपयोगकर्ता का जन्म देखा, इसलिए उनका मूड बहुत उदास नहीं था। उनके सामने तलवारबाज पहले से ही काफी शक्तिशाली था, और अब लोगों की एक और अधिक शक्तिशाली प्राकृतिक क्षमता है। कुछ मत कहो, बस भागो। जब उन्हें होश आया तो समुद्री डाकू चीखते हुए वहां से भाग गए। उनका इन राक्षसों से लड़ने का कोई मन नहीं है। वे उनसे दूर भागते थे, चाहे वह ईशान हो या आरव। वे उन पर ध्यान देने के मूड में नहीं थे। आरव की फ्लेम एबिलिटी देखकर ईशान को आखिरकार राहत मिली। लगता है वो फल वाकई मेरा नो मी ही था, कोई गलतफहमी नहीं। और आरव अभी भी हक्का बक्का था। उसने अभी जो लौ जलाई थी
उस पर उसे भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी उठी हुई मुट्ठी को घूरा, सिर घुमाया और ईशान से पूछा, मुझे क्या हो गया? क्या हो रहा है? ईशान ने उसे समझाया, अब तुम्हारे पास शैतान फल क्षमता है, ज्वाला की शक्ति। सच में? आरव कमर पर हाथ रखकर हंसा। तो मैं भी ललित जैसा ही हूं। मुझे तैरना नहीं आता। ईशान चुपचाप उसे देखता रहा। तैरना न आने में क्या मजाक है? क्या तुम्हें डर है कि कहीं पानी में गिर न जाओ? क्योंकि बस और मजबूत होने की बात है। आरव मुस्कुराया और बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि डेविल फ्रूट इतना शक्तिशाली होगा। इस बार मैंने इसे सचमुच कमाया है। शुक्रिया ईशान। अगर तुमने मुझे यह डेविल फ्रूट नहीं खाने दिया होता तो मुझे इतनी शक्तिशाली क्षमता नहीं मिलती। ईशान ने सिर हिलाकर कहा, मुझे धन्यवाद मत दो, यह तुम्हारा है। फिर वह विषय से भटक गए और आरव से बोले, तुमने जो फायर फिस्ट चलाया है वह नियंत्रण से बाहर लग रहा है। आग की मुट्ठी अच्छा नाम है। आरव पहले तो दंग रह गया, फिर हंस पड़ा। सच में यह थोड़ा बेकाबू था। यह मेरे अनुमान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। लगता है मुझे बहुत अभ्यास की जरूरत है। चूंकि शैतान फल मनुष्यों को सीधे विशेष शक्ति प्रदान करता है, न कि क्रमिक शक्ति। इसलिए शैतान फल क्षमता प्राप्त होने पर अधिकांश लोग इन विशेष क्षमताओं का सटीक उपयोग नहीं कर पाते हैं और उन्हें अपनी नई शक्ति को सटीक रूप से नियंत्रित करने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। ईशान यह जानता है, फिर भी वह मन ही मन इक्के के शैतान फल की प्रशंसा करता है। इसे खाते ही एक साधारण व्यक्ति पल भर में एक शीर्ष विशेषज्ञ बन सकता है। उसे कई तत्वों के स्वामी की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसी चीजें आलसी लोगों के लिए शानदार शक्ति हासिल करने का सबसे आसान तरीका हैं और किसी भी लालची व्यवस्था का मुकाबला करने का सबसे अच्छा तरीका। ईशान सोच रहा था कि क्या उसे अपने लिए कोई शैतानी फल लेना चाहिए। आसपास के समुद्री डाकू पहले ही भाग चुके थे और खतरा टल जाने के बाद स्पेस पायरेट्स के सदस्य वहां आए और उनकी आंखें छोटे छोटे सितारों से भरी हुई थीं। कहने की जरूरत नहीं कि आरव ने जो फायर फिस्ट चलाया, उसने स्पेड पायरेट्स के सदस्यों को पूरी तरह से जमीन पर पटक दिया। इतने शक्तिशाली कप्तान के साथ स्पेड पायरेट्स के मशहूर होने का समय आ ही गया। अपने आसपास के लोगों के समूह को देखकर आरव थोड़ा शर्मिंदा हुआ, इसलिए उसने ईशान को अपने समुद्री डाकू रेजिमेंट के सदस्यों से मिलवाया। आखिर में उसने ईशान का सबसे परिचय कराया और कहा, यह मेरा अच्छा दोस्त ईशान है। यह एक बहुत मशहूर समुद्री डाकू शिकारी है। स्पेड पायरेट रेजिमेंट के सदस्य यह सुनकर दंग रह गए। क्या? क्या? एक समुद्री डाकू शिकारी? इसमें कुछ भी गलत नहीं है कैप्टन आरव, आप एक समुद्री डाकू हैं। आप एक समुद्री डाकू शिकारी के दोस्त कैसे हो सकते हैं? उन्हें तो ये अजीब लगा ही, ईशान को भी अजीब लगा। हाँ, वो तो जाहिर है एक समुद्री डाकू शिकारी है। आखिर उसकी दोस्ती इस समुद्री डाकू आरव से कैसे हो गई? जैसे ही उन्होंने इसके बारे में सोचा, अचानक आश्चर्य से चीख निकल गई। जब ईशान और अन्य समुद्री डाकू पहले भिड़ गए थे तो सड़क पर रहने वाले निवासी पहले से ही छिप गए थे, लेकिन इस समय ये स्थानीय निवासी एक दुकान से बाहर भाग गए। उन्होंने डर के मारे दूर की ओर इशारा किया और कहा, आग लगी है। गोदाम में आग लगी है। ये तो बहुत बुरा है। दुकान में बड़ी माँ के लिए हनी गार्लिक सॉस भरा पड़ा है। जल्दी करो, आग बुझाओ। ईशान ने उस दिशा में देखा जिस ओर निवासियों ने इशारा किया था और फिर वह अवाक रह गया।
क्योंकि जिस जगह आग लगी थी वह वही इमारत थी जो अभी-अभी एसएस फायर फिस्ट की चपेट में आई थी। ईशान को समझ नहीं आ रहा था कि इस समय क्या कहे। इक्के की बेकाबू फायर फिस्ट ने वास्तव में शहर के भंडारण गोदाम को प्रभावित किया, जिसके बारे में ईशान ने सोचा भी नहीं था। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह एक साधारण इमारत है। ईशान को अच्छा नहीं लग रहा था, खासकर स्थानीय निवासियों के मुंह से यह सुनने के बाद कि यह इमारत वास्तव में बिग मॉम के लिए भोजन से भरा एक गोदाम है। बड़ी माँ को मीठा खाना बहुत पसंद है और कैक्टस द्वीप पर हनी सॉस बारबेक्यू से ज्यादा लाजवाब मिठाई और कोई नहीं हो सकती। ईशान ने बिल के साथ पहले भी खूब मीठा खाया था, जो वाकई बहुत स्वादिष्ट था। इसलिए वह समझ सकता था कि द्वीप पर श्रद्धांजलि भोजन क्यों रखा जा सकता है। हालांकि ईशान को यह नहीं पता था कि ग्रैंड लाइन के पहले हिस्से से ग्रैंड लाइन के दूसरे हिस्से में न्यू वर्ल्ड तक उसका खाना कैसे पहुंचाया जाता है, लेकिन उसके खाने को रखने का कोई खास तरीका तो होना ही चाहिए। जिस इमारत में आग लगी है वह कैक्टस द्वीप पर शांति की आशा थी। इन खाद्य पदार्थों से यह आशा की जाती थी कि इस द्वीप पर समुद्री डाकुओं का आक्रमण नहीं होगा। लेकिन अब आरव की वजह से उस इमारत में आग लग गई थी। हालांकि यह जानबूझकर नहीं किया गया था, आग आरव के कारण लगी थी। इस लड़के आरव ने शायद बहुत परेशानी खड़ी की थी, इसलिए जब उसने इस बार गोदाम को जलते देखा तो उसकी पहली प्रतिक्रिया भागने की थी। लेकिन ईशान मामले की गंभीरता जानता था, इसलिए उसने उसका कॉलर पकड़ लिया और बोला, किस लिए भाग रहे हो? मेरे साथ आओ और ये आग बुझाओ। क्यों? आरव थोड़ा हैरान था। ईशान ने सिर हिलाया और कहा, ये हमारी वजह से हुआ है। भले ही हम यूं ही चले जा सकते हैं, लेकिन अगर उस गोदाम की चीजें जल गईं तो इस द्वीप के लोग बर्बाद हो जाएंगे। यूं को बड़ी माँ को मनचाही मिठाई नहीं मिलेगी, वो इस द्वीप पर नाराज हो जाएंगी और इसे तबाह कर देंगी। ये चार बादशाह कौन हैं? क्या ये कमाल के हैं? आरव ने मुंह बनाया, ये कौन है? ये बड़ी माँ। स्पेड पायरेट रेजिमेंट के सदस्य अवाक रह गए। आरव लगभग 1 महीने से द्वीप पर था। क्या उसने द्वीप पर हर जगह लटके समुद्री डाकुओं के झंडे के बारे में भी नहीं पूछा? इसलिए उन्होंने जल्दी से आरव को समझाया, और जब उसने सुना कि विश्व सरकार भी 4 सम्राटों योंको को आसानी से भड़काने की हिम्मत नहीं करती है, तो उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। यह पहली बार था जब इक्के के दिमाग पर 4 सम्राटों की छाप पड़ी। बस, ईशान ने गंभीरता से कहा, द्वीप के निवासी निर्दोष हैं, हम उन्हें अपनी वजह से तकलीफ नहीं दे सकते, हमें जाकर उनकी मदद करनी होगी। आरव ने सिर हिलाया, वो भाग जाना चाहता था क्योंकि उसे मामले की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। जब उसे बात समझ आएगी तो वो जिम्मेदारी लेगा। इस दृष्टि से आरव और ललित दोनों एक जैसे हैं, वे सच्चे समुद्री डाकू नहीं हैं। ईशान को पिक्सर की परवाह नहीं थी, जिसे उसने अभी-अभी मार डाला था। हालांकि उस पर 2 करोड़ बेरीज से ज्यादा का इनाम है, फिर भी ईशान को नहीं पता कि यहाँ सबसे नजदीकी मरीन ब्रांच कहाँ है। पिक्सर गंदा और बदबूदार था, अगर वह उसे सड़क पर ले जाता तो बहुत शर्मिंदगी होती। इसलिए ईशान को कुछ समय के लिए हार माननी पड़ती है और पहले आग बुझाने का इरादा करना पड़ता है। ईशान, आरव और स्पेड पायरेट रेजिमेंट के सदस्य तेजी से वहां पहुंचे। ईशान ने रास्ते में बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों को देखा, जो घबराए हुए बच्चों और बड़ों की परवाह किए बिना हाथों में पानी की बाल्टियां लिए आग बुझाने के खतरों के बारे में सोचे बिना आग बुझाने के लिए दौड़ रहे थे। इसके विपरीत बड़ी संख्या में समुद्री डाकू भागने लगे। हाँ, भाग रहे हो। गोदाम में आग लगने की खबर पूरे कैक्टस द्वीप में फैल गई है। जब उन्होंने सुना कि जिस इमारत में आग लगी है
वह असल में श्रद्धांजलि के लिए भोजन रखने का गोदाम है, तो समुद्री लुटेरों को तुरंत मामले की गंभीरता का एहसास हुआ। गोदाम को भारी नुकसान पहुंचा और जब बिग मॉम समुद्री लुटेरे आएंगे तो इस द्वीप का अंत हो जाएगा। समुद्री लुटेरे आत्मरक्षा के सिद्धांत के तहत निवासियों की मदद करने को तैयार नहीं थे, इसलिए वे जल्दी से वहां से भाग गए। वे योनको के समुद्री डाकुओं का सामना नहीं करना चाहते। बड़ी संख्या में समुद्री डाकू बंदरगाह की ओर बढ़े, अपने जहाजों पर सवार हुए और बंदरगाह से बाहर निकल गए। उन्हें उस द्वीप की जरा भी परवाह नहीं थी जो उनके लिए स्वादिष्ट भोजन लाता था। स्थानीय निवासी जो आग बुझाने गए थे और समुद्री लुटेरे जो बिना सिर घुमाए भाग गए, उनके बीच का अंतर देखकर ईशान ने गुस्से से अपना सिर हिलाया। जब ईशान ने ऐस की लौ को बुझते देखा तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। आखिरकार जब वह दौड़कर उस तरफ पहुंचा तो ईशान को पता चला कि इमारत अभी भी दूर थी, लेकिन एक गली पार करने के बाद वह अचानक रुक गया। क्या हुआ? आरव ने पूछा। मेरा इंतजार करो। ईशान मुड़ा और गली के दरवाजे की तरफ भागा। गुजरते हुए उसकी नजर गली में किसी चीज पर पड़ी। जब ईशान दौड़कर अंदर गया तो उसे रोलांड गेल का शव मिला। आरव उसके पीछे पीछे अंदर चला गया, फिर बोला, मुझे याद आया, यहीं पर मैं साही वाले आदमी से टकराया था। अरे, क्या यह व्यक्ति मर गया है? हाँ। ईशान ने आह भरी, आगे बढ़ा और रोलांड गेल के शरीर के पास से कुछ उठाकर बैठ गया। यह अलाबस्ता की शाश्वत मुद्रा थी। कंपास के शीशे से बस एक रोशनी परावर्तित हुई, जिससे ईशान को उस अंधेरी गली का ध्यान आया। लेकिन ईशान ने इस बारे में सोचा ही नहीं। अंदर आकर उसने रोलांड गेल को देखा, जो खुली आंखों से मरने को तैयार नहीं थी। उसके शरीर में कई कांटे थे, जो उसके शरीर में घुस गए और उसकी मौत का कारण बने। कहने की जरूरत नहीं कि पिक्सर ने ही यह सब किया होगा। चीजों को जोड़कर ईशान को समझ में आया कि रोलांड गेल की मृत्यु यहीं क्यों हुई। संभवतः रोलांड गेल मेरा नोमी पाने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वे डेविल फ्रूट यूजर नहीं बन पाए, जिसके कारण उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। यह सुनकर ईशान भी किस्मत के करिश्मे पर आहें भरने लगा। अगर रोलैंड गेल ने जिज्ञासावश इस शैतानी फल का एक टुकड़ा खा लिया होता तो शायद इस दुनिया में फायर फिस्ट आरव का नामोनिशान ही न होता। यह कहना उचित है कि चरित्र भाग्य का निर्धारण करता है। रोलांड गेल एक रईस होने के नाते शैतान फल के अजीब रूप के कारण इसे आजमाने से डरते थे। इसलिए उन्होंने एक मजबूत आदमी बनने का मौका गवा दिया। इसी वजह से उनकी जान चली गई। लेकिन आरव, जो हर तरह का खाना खाता है और ज्यादा परवाह नहीं करता, जब उसने शैतान फल उठाया तो वह सीधे भाग गया, हालांकि उसने इसे सिर्फ एक मिठाई समझा था। इसलिए अंत में वही हंसा। यह घटना बताती है कि जो लोग खुद को रईस बताते हैं, वे अपनी राह पर चलते चलते खुद को रईस बताते हुए मर जाते हैं। खाना तो बस किस्मत का मारा है, मुझसे मत पूछो XD। हालांकि ईशान को उस समय स्थिति का ठीक ठीक अंदाजा नहीं था, फिर भी उसने घटना के कारणों और परिणामों का तर्क दिया। उसने इटर्नल पोज उठाकर अपनी जेब में रख लिया और कहा, खैर, हालांकि मुझे तुम जैसे रईसों से नफरत है, पिक्सर को मारना तुम्हारा बदला है। रही बात तुम्हारे इटर्नल पोज की, तो मैं उसे इनाम समझूंगा। वैसे भी तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ईशान ने खड़े होकर आरव से कहा, चलो, हमें जल्दी से आग बुझानी होगी। आरव ने सिर हिलाया, जमीन पर पड़े रोलांड गेल की ओर देखा, कुछ नहीं कहा और ईशान के पीछे चला गया। लोगों का वह समूह कुछ देर तक दौड़ता रहा और अंततः गोदाम तक पहुंच गया। इस समय तक गोदाम में आग और भी बड़ी होती जा रही थी
और इक्के की लपटों से प्रभावित पक्ष पूरी तरह से जल चुका था। जब आरव की अग्नि मुट्ठी ने दूर से गोदाम पर प्रहार किया तो केवल छिटपुट ज्वलनशील पदार्थ ही प्रज्वलित हुए, लेकिन दुर्भाग्य से गोदाम में बड़ी मात्रा में ज्वालामुखीय चट्टानें थीं। हालांकि यह बारबेक्यू के लिए शहद की चटनी रखने की जगह थी, लेकिन असल में यह बारबेक्यू बनाने की भी जगह थी। कैक्टस द्वीप के निवासी इस गोदाम के निचले हिस्से में ढेर सारे ज्वालामुखीय पत्थर जमा करते हैं और फिर ऊंचे स्थानों पर शहद की चटनी के साथ तरह तरह के खाने रखते हैं। एक तो इन खाने को धीरे धीरे पकाना है, दूसरा उन्हें गर्म रखना है और बिग मॉम पायरेट्स के आने और उनके खाने को सबसे उपयुक्त तापमान पर ले जाने का इंतजार करना है। जब गोदाम में आग लगी तो ज्वालामुखी चट्टानों से निकलने वाली गर्मी के साथ ज्वाला का तापमान अचानक नियंत्रण से बाहर हो गया। स्थानीय निवासी, वेटर, रसोइये, रेस्टोरेंट मालिक और कुछ मरीन सैनिक भी उनमें शामिल थे। सभी वहां जमा हो गए और कतार में लगकर बाल्टियां आगे बढ़ाने लगे ताकि आगे बैठे लोग पानी डाल सकें। इस बीच कई पानी के ट्रक जलते हुए गोदाम पर पानी की बौछारें कर रहे थे। हर कोई आग बुझाने में जी जान से जुटा था। सबको पता था कि अगर यह गोदाम जल गया तो इस द्वीप का क्या होगा, इसलिए कोई भी ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इस चलन को अपनाकर वे इस भीषण आग को बुझा सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कब। हो सकता है कि आग बुझने के बाद गोदाम भी तबाह हो जाए। यह दृश्य देखकर ईशान ने आरव से कहा, आरव, कोशिश करके देखो कि क्या तुम इन लपटों पर काबू पा सकते हो। मैं इन लपटों को नियंत्रित करूं? आरव थोड़ा चौंका। हाँ, कोशिश करके देखो। ईशान को नहीं पता था कि यह तरीका काम करेगा या नहीं। उसने नहीं सुना था कि लोगिया यूजर भी उसी लोगिया ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन उसे आरव को यह तरीका आजमाने देना था। यदि वह ज्वाला को स्थानांतरित या अवशोषित करने पर नियंत्रण कर सके तो यह विशाल अग्नि अवश्य ही शीघ्र बुझ जाएगी। ईशान भी जानता है कि आरव के लिए ये थोड़ी दुविधा वाली बात है। आखिरकार उसे तो अभी अभी फ्लेम फ्रूट्स एबिलिटी मिली है, उसकी अपनी शक्ति भी ठीक से नियंत्रित नहीं थी, बाहरी ऊर्जा की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन ईशान के पास कोई चारा नहीं है। वह सिर्फ आरव पर भरोसा कर सकता है। फ्लेम फ्रूट खाने के बाद आरव बर्निंग मैन एक फायरमैन XD बन गया है। क्या कहा जा सकता है कि उसे फ्लेम के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी है? आरव को इमारत में लगी आग को बुझाने का प्रयास करने के लिए कहा गया। हालांकि यह उसके लिए बहुत कठिन काम था, लेकिन उसे इस निराशाजनक स्थिति को बचाने के लिए अंतिम उपाय के रूप में प्रयास करना पड़ा। फिर भी आरव ने हार नहीं मानी। अपनी टोपी उठाकर वह आगे बढ़ा और जलते हुए गोदाम के बहुत करीब पहुंच गया। आग बुझाने के लिए आतुर लोगों से घिरे होने के कारण उस समय किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आरव ने अपना दाहिना हाथ खोला और वह दूर से धधकती आग की ओर था। ईशान पीछे खड़ा था और आग की लपटों को देखते हुए ऐस की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। हालांकि कुछ देर तक कोई हलचल नहीं हुई। आरव ने अपना हाथ नीचे रखा, ईशान की ओर मुड़ा और अपना सिर हिलाया। इससे ईशान अचानक निराश हो गया, लेकिन निश्चित रूप से वह ऐसा नहीं कर सकता। दरअसल यान के अनुसार ऐसा लगता है कि शैतान फल को बाहरी दुनिया के प्राकृतिक तत्वों को नियंत्रित और आत्मसात करने के लिए अपनी जागृति अवस्था तक पहुंचने की जरूरत है। अब ऐसा लगता है कि आरव, जिसने अभी अभी ज्वाला फल खाया है, के लिए ऐसा करना मुश्किल है। अब मुझे क्या करना चाहिए? ऐस की लौ को सिर्फ बुझाया जा सकता है, वापस नहीं लाया जा सकता। हम इस आग से लड़ने में कैसे मदद कर सकते हैं? ईशान उनकी मदद करने का कोई उपाय सोच ही रहा था कि आरव सामने जलते हुए गोदाम को देख रहा था।
किसी को पता नहीं था कि उसके दिमाग में क्या विचार आया। अचानक उन्होंने उसे उछलते हुए गोदाम की दीवार के बाहरी किनारे पर छलांग लगाते हुए और जलते हुए गोदाम की छत तक चढ़ते हुए देखा। यह दृश्य स्वाभाविक रूप से आग बुझाने वालों ने देखा, जिससे तुरंत ही उनके मुंह से चीख निकल गई। नीचे आओ, क्या तुम मरना चाहते हो? कुछ लोग आरव पर चिल्लाने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आरव को आग से जरा भी डर नहीं लगता। वह दीवार के बाहरी किनारे के सहारे तीसरी मंजिल की ऊंचाई तक चढ़ गया, फिर इकलौती खिड़की के किनारे लेट गया और गोदाम के अंदर झांकने लगा। धधकती हुई ज्वाला ने उसे चारों ओर से घेर लिया, लेकिन इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिससे नीचे खड़े लोग अचंभित हो गए। कुछ देर देखने के बाद आरव अचानक पलटा और इयान की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। साथ ही चिल्लाया, ईशान, ये खाली है और अंदर कोई नहीं है। इसे काटो। ईशान उलझन में पड़ गया। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि आरव का क्या मतलब है जब उसने कहा, काटो इसे। लेकिन फिर उसने आरव को खिड़की पर लेटे देखा, अपना हाथ उठाया और उसे तिरछा कर दिया। फिर ईशान ने गोदाम में आग के स्थान को फिर से देखा और उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। गोदाम की इमारत के सामने से देखने पर यह एक आयत जैसा दिखाई देता है। आग का पूरा स्थान ऊपर दाईं ओर था। चूंकि आरव ने अभी अभी खिड़की से देखा है और पुष्टि की है कि यह खोखला है, इसलिए स्थिति आसान हो गई है। चूंकि आग को जल्दी नहीं बुझाया जा सकता, इसलिए आग वाले हिस्से को काट देना ही काफी है और समस्या हल हो जाएगी। यह एक अच्छा विचार है। मैंने नहीं सोचा था कि यह लड़का आरव बहुत चालाक था। ईशान ने आरव को सिर हिलाकर इशारा किया, जिसका मतलब था कि वह उसे समझ गया है, इसलिए आरव नीचे कूद गया। आसपास के लोगों ने आरव को मूर्खता से देखा, लेकिन उन्हें पता चला कि वह बिल्कुल भी जला नहीं था। उसी समय ईशान ने भी डेविल ब्लेड यामातो को बाहर निकाला, अपनी सांस रोक ली और अपने बाएं हाथ के कोण का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। इससे पहले ईशान ने गोदाम की आग की समस्या को हल करने के लिए अपने कौशल का उपयोग करने के बारे में नहीं सोचा था। आखिरकार उसके मौजूदा कौशलों में ही का कौशल स्वॉर्ड ऑफ द डार्कनेस फ्लेम भी एक ऐसा कौशल था जिसमें आग का उपयोग होता है, और यासुओ का कौशल गैदरिंग स्टॉर्म उपयुक्त नहीं था। आग बुझाने के लिए अपने बवंडर का उपयोग करना असंभव लगता है। यह असंभव नहीं है कि हवा आग उधार ले सके। इस मामले में आग वास्तव में बहुत बड़ी थी और वह बवंडर आग के लिए ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में भस्म हो सकता था, और यह बुरा होगा। लेकिन अब आरव ने उसे एक अच्छा विचार दिया है, वह यह कि गोदाम के जिस हिस्से में आग लगी थी उसे काट दिया जाए। ईशान ने अब तक बहुत सी चीजें काटी हैं। उसने लोगेटाउन में एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म और पिक्सर का केबिन काटा है, लेकिन इतनी बड़ी इमारत को काटने का यह उसका पहला मौका था। हालांकि भारी मात्रा में नेन लगाने के बाद ईशान एक मजबूत धातु के मिश्र धातु को काटने में कामयाब रहा, फिर भी क्रिग्स का सुनहरा स्टील का कवच उसके द्वारा फाड़ दिया गया। लेकिन कवच और इमारत मूल रूप से अलग हैं। हालांकि पहला स्टील का था, लेकिन बहुत पतला था, जबकि दूसरा पत्थर का था, लेकिन उसकी मोटाई बहुत ज्यादा थी। लेकिन खुद ईशान को भी इस बात पर यकीन नहीं था, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़का आरव उस पर इतना भरोसा क्यों कर रहा था। लेकिन खैर, ईशान अभी भी कोशिश करने वाला था। मन ही मन सिस्टम को देखते हुए वह देखना चाहता था कि उसके पास अभी कितना नेन बचा है। लेकिन पहली नजर में ही उसे पता चल गया कि वह लेवल 10 पर पहुंच गया है। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी कि क्या हो रहा है। यह पिक्सर, साही और कुछ अन्य समुद्री लुटेरों को मारने से प्राप्त अनुभव था।
लेवल 10। इस अपग्रेड के लिए यही सही समय था। न सिर्फ नया कार्ड स्लॉट खुल गया है, बल्कि सभी कार्ड पहली सफलता भी हासिल कर पाएंगे। ईशान ने अस्थायी रूप से समनोसुके अकेची के कार्ड को सुसज्जित किया और फिर अपने 3 कार्डों की यासुओ और समनोसुके अकेची को अनुभव पुस्तकों के साथ स्तर 10 तक उन्नत किया। फिर उन्होंने 3 कार्डों को आगे बढ़ाने के लिए पिछले 10 लगातार ड्रॉ से बचाए गए ब्रेकथ्रू स्टोन का उपयोग किया। जब कोई कार्ड +0 से +1 तक पहुंचता है तो उसे बहुत ज्यादा ब्रेकथ्रू स्टोन्स की जरूरत नहीं होती। उसे सिर्फ 100 ब्रेकथ्रू स्टोन्स की जरूरत होती है। इन्हें आगे बढ़ाने के बाद तीनों कार्ड्स के गुण एक खास तरीके से बढ़ते हैं। समनोसुके अकेचिस के कार्ड को सभी गुणों में +10 पॉइंट्स और जीवन शक्ति में +100 पॉइंट्स मिले, जबकि उड़ती हुई परछाई ही के कार्ड को गति में +20 पॉइंट्स मिले, जबकि नेन का मान 100 पॉइंट्स बढ़ा, और यासुओ के कार्ड को विनाशकारी शक्ति में +5% की वृद्धि हुई। ऐसा लगता है कि ब्रेकथ्रू करने पर अलग अलग कार्ड्स के गुणों में अलग अलग सुधार होता है, लेकिन किसी भी मामले में ईशान को एक ही समय में 3 कार्डों से सुसज्जित किया गया था, जिससे उसकी विशेषताओं में एक छोटी सी छलांग आई। उसका नेन मान फिर से बहुत बढ़ गया है। इस मौके पर ईशान ने एक बार फिर जगन आई बुरी नजर विशेषज्ञ का सक्रिय कौशल लॉन्च किया। उसके माथे पर तीसरी मायावी आंख फिर से उभर आई और इयान के नेन का मूल्य पल भर में दोगुना हो गया। इस बार उसके नेन ने सीधे 300 का आंकड़ा पार कर लिया। शुरुआत में जब वह लोगेटाउन में था, उसने पहली बार जगन आई का हुनर इस्तेमाल किया था और वह नेन की इतनी बड़ी मात्रा को नियंत्रित नहीं कर पाया था। लेकिन अब वह मानसिक रूप से तैयार था, इसलिए यह नियंत्रण से बाहर नहीं होगा। उसने उमड़ते नेन को दबाने की पूरी कोशिश की, फिर उसने सही कोण ढूंढा और उसी क्षण उसने अपनी तलवार से वार किया, जिससे उसके हाथ में मौजूद सभी नेन पूरी तरह से मुक्त हो गए। यह वार फ्लाइंग स्लैश अटैक लोगेटाउन में किए गए वार से ज्यादा शक्तिशाली था। इसके अलावा ईशान ने इस वार को करने के लिए डार्कनेस फ्लेम की तलवार का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने नेन की उस भारी मात्रा को यासुओ की पवन तलवारबाजी के साथ मिला दिया। जैसे आरव ने अभी अभी ज्वाला फल खाया था, वैसे ही ईशान को भी नए ताश के खेल में ढलने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। हालांकि इन दिनों लगातार अभ्यास और प्रयोग के साथ ईशान ने भी पवन तलवारबाजी में थोड़ी महारत हासिल कर ली। तलवार चलाने की एक विशेष तकनीक से यह हवा पर इतना दबाव डालता था कि वह प्रक्षेप्य के रूप में बाहर निकल जाती थी। इसका सिद्धांत पवन दीवार के निर्माण जैसा ही था, जिसमें महारत हासिल करना मुश्किल नहीं था। तो इस बार ईशान ने जो खेला वह फ्लाइंग विंडब्लेड स्लैश है। पवन ब्लेड अदृश्य था, लेकिन एक प्रक्षेपक के रूप में ईशान समझ सकता था कि पर्याप्त नेन मान वाला यह प्रक्षेप्य कई मीटर लंबा था। इसे बाहर फेंकने के बाद यह एक तिरछे कोण पर उड़ गया और एक पल में गोदाम के ऊपरी दाहिने सिरे को पार कर गया। ईशान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या हो रहा है? क्या पवन ब्लेड स्लैश बेअसर है? नहीं, अगर स्लैश काम नहीं करता तो कम से कम सामने से टक्कर तो होनी ही चाहिए थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वार सीधा ऊपर से उड़ गया हो? ईशान सोच ही रहा था कि अचानक एक चरमराहट की आवाज आई। उसने देखा कि जिस दीवार पर उसके पवन ब्लेड स्लैश का प्रहार हुआ था, वह अचानक थोड़ी ढीली पड़ गई और फिर उसका पूरा ऊपरी दाहिना सिरा तिरछा होकर नीचे खिसकने लगा। फिसलने वाले भाग से एक साफ और चिकना काटने का निशान दिखाई दिया। इस समय तक ईशान को यह एहसास नहीं हुआ था कि काटने की क्रिया अप्रभावी नहीं थी, बल्कि हवा से चलने वाली ब्लेड बहुत तेज थी, जैसे गर्म चाकू से मक्खन काटना और बिना किसी बाधा के इमारत को काटना, जिसके कारण ईशान को लगा कि वह चूक गया।
आग लगी छत का आधा हिस्सा तेजी से खिसकता गया। आखिरकार एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। नीचे आग बुझा रहे लोगों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। अब यह नजारा देखकर वे जल्दी से गिरती हुई छत से दूर हट गए। जलते हुए हिस्से के गिरने के बाद इमारत का बाकी हिस्सा एल्यूमीनियम पाइप की तरह था जिसे काट दिया गया था। बीच का हिस्सा खाली था, लेकिन आसपास का हिस्सा एक चिकने काटने के निशान जैसा था। यह दृश्य देखकर कुदाल समुद्री डाकू के सदस्य हैरान रह गए और उनके जबड़े जमीन पर गिर गए। आसपास के लोगों के साथ भी यही हुआ। गोदाम को बड़े करीने से काटा गया था। यह देखकर वे दंग रह गए और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। एक धमाके के साथ उनके हाथों में रखी पानी की बाल्टियां जमीन पर गिर गईं। आरव ने अपनी टोपी पकड़ी, हंसा और ईशान से कहा, मुझे पता था कि तुम यह कर सकते हो। इस समय इयान के पूरे शरीर में एक खालीपन सा महसूस हुआ और वह होंठ फड़काते हुए उस पर मुस्कुराया। दरअसल वह यह भी जानता था कि जगन नेत्र कौशल से प्राप्त शक्ति ऊंची उड़ान भर रही थी, जिससे उसका नेन मान बढ़ गया था। इस फ्लाइंग स्लैश का प्रभाव रोकुशिकी की 6 तकनीकों में से एक रंक्यकु टेम्पेस्ट किक जैसा ही है, और किसी इमारत को चीरने में सक्षम होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जयकारे की आवाजें गूंज उठीं और अग्निशमन कर्मियों को अंततः समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, क्योंकि आग बुझ चुकी थी। ये किसी की मदद थी। आग वाला हिस्सा काट दिया गया। गोदाम तो तबाह हो गया, लेकिन उसमें रखा अनाज बच गया। इसलिए कुछ लोग दौड़कर आए और नुकसान का हिसाब लगाने लगे, जबकि अन्य लोग उस व्यक्ति को ढूंढने लगे जिसने उनकी मदद की थी। आरव और ईशान आसपास के सबसे आकर्षक लोग हैं। वह पहले भी इमारत की चोटी पर चढ़ चुका है। कई लोगों ने उसे नीचे से चिल्लाते सुना। ईशान को हाथ में तलवार लिए देखकर उन्होंने तुरंत मदद करने वालों की पुष्टि कर दी। तो तुरंत ही लोगों का एक समूह उनकी ओर दौड़ा। इन लोगों में शेफ की वर्दी पहने कई रसोइये भी थे। पता नहीं क्यों इन लोगों को देखते ही आरव ने अनजाने में अपना सिर घुमाया और भागने लगा, और रास्ते में ईशान को अपनी गर्दन से खींच लिया। अरे, हम तो उनकी मदद कर रहे थे, तुम भाग क्यों रहे हो? XD ईशान बेबस था। आरव के खींचने के कारण वह उसे बिल्कुल नहीं रोक पा रहा था, बस उस पर चिल्ला ही सकता था। रसोइयों ने पहले भी मेरा पीछा किया था, और अगर उन्होंने हमें पहचान लिया तो ठीक नहीं होगा, आरव ने भागते हुए कहा। ईशान कुछ देर के लिए अवाक रह गया। क्या ये डाइन एंड डैश का अगला चरण है? इस द्वीप पर तुमने कितने रेस्टोरेंट लूटे हैं? तुम कैसे सोच सकते हो कि इतनी बड़ी भीड़ में ये चंद रसोइये तुम्हें पहचान पाएंगे? तुम लोग मत जाओ। उनके पीछे दौड़ती हुई भीड़ चिल्ला रही थी, तुमने कैक्टस द्वीप बचा लिया है, कृपया हमें अपना आभार व्यक्त करने दो। इस समय आरव के साथ स्पेड पायरेट्स के सदस्य दौड़ रहे थे। जब उन्होंने चीखें सुनी तो उन्होंने आरव से कहा, कैप्टन, वे हमें धन्यवाद देना चाहते हैं। आरव हंसा और बोला, मत भूलना, हम पायरेट हैं और वो आग मेरी वजह से लगी थी। इस तरह की कृतज्ञता के हम हकदार नहीं हैं। यह वाक्य सुनकर घसीटकर ले जाए गए ईशान भी कुछ नहीं बोल पाए। नमस्कार सभी को, आशा है कि आपको आज का अध्याय पसंद आया होगा। मैं अपने शीर्ष 3 पैट्रियंस के लिए विशेष प्रशंसा देना चाहता हूं। आनंद लेना। एक दिन बाद असीम समुद्र पर एक जहाज चल रहा था। यह एक मध्यम आकार का एकल मस्तूल वाला जहाज था। मस्तूल के ऊपर एक काला समुद्री डाकू झंडा लटका हुआ था। समुद्री डाकू झंडे का डिजाइन एक सामान्य मुस्कुराती हुई खोपड़ी और क्रॉसबोन्स वाला था,
जिस पर इक्के की विशिष्ट टोपी थी, जिस पर 2 स्माइली थीं, एक मुस्कुरा रही थी और दूसरी भौहें चढ़ा रही थी। खोपड़ी की पृष्ठभूमि में एक हुक्म था और उसके नीचे स्पेड शब्द लिखा था। बिल्कुल सही। यह स्पेड पायरेट्स का जॉली रवि था। जहाज पर ईशान डेक पर बैठा, दोनों हाथों को एक साथ जोड़े अपने सामने आरव को घूर रहा था। और आरव के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने इयान की परवाह न करते हुए कहा, जवाब दो। क्या हम यहाँ ठीक हैं? ईशान ने हाथ उठाया और बोला, बस बहुत हो गया ये पागलपन। ऐसी बकवास बंद करो। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं अब तुम्हें कैप्टन आरव कहूं? आखिर हो क्या रहा है? ये तो कल आग बुझाने के बाद शुरू हुआ। उस समय ईशान अपनी कमजोरी की वजह से सिर्फ आरव के साथ ही दौड़ सकता था, जो उसे घसीट रहा था। उसे लगा कि आरव उसे बस आग वाली जगह से दूर ले जा रहा है। लेकिन ईशान को हैरानी इस बात की थी कि आरव आखिरकार बंदरगाह तक दौड़कर पहुंच गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना मध्यम आकार का जहाज कहां से मिला, जिसे उसने अपने समुद्री लुटेरों के जहाज के तौर पर इस्तेमाल किया। जब वे बंदरगाह पर पहुंचे तो उसने ईशान को जहाज पर फेंक दिया और फिर अपने दल को रवाना होने का आदेश दिया। ईशान उस वक्त स्तब्ध रह गया। जब जहाज बंदरगाह से चला गया तो उसे होश आया और उसने आरव से पूछा कि वो क्या कर रहा है। परिणामस्वरूप आरव ने उसे सीधे तौर पर बताया कि ईशान उसका उपकप्तान होगा। उस समय ईशान को एक अपहरित कुत्ते जैसा एहसास हुआ। हालांकि ईशान कमजोर दौर से गुजर रहा था। उसमें कैक्टस द्वीप तक वापस तैरने की ताकत नहीं थी। वह बस नाव को दूर दूर तक जाते हुए देख सकता था। अगले कुछ समय तक आरव ईशान को लगातार परेशान करता रहा और उसे उपकप्तान बनने के लिए कहता रहा। अब आरव समेत हुकुम के समुद्री लुटेरों के दल में सिर्फ 7 सदस्य बचे थे। बाकी 6 सदस्य वे थे जो उसका पीछा कर रहे थे। उन्होंने उस समय इयान को गोदाम की छत गिराते देखा था और उसकी ताकत देखकर दंग रह गए थे। इसलिए जब उन्होंने सुना कि आरव उसे उपकप्तान के रूप में शामिल होने के लिए कह रहा है, तो हुकुम के सभी समुद्री लुटेरों ने हाथ उठाकर ईशान का उत्साहवर्धन किया। लेकिन ईशान गुस्से में था। वह लड़का आरव बिना उसकी इजाजत पूछे ही उसे नाव पर ले गया। वह कैक्टस द्वीप पर 2 दिन और रुकना चाहता था। आखिरकार बिल अभी भी द्वीप पर था और ईशान को उसे बताना था कि रोलांड गेल मर गया है। कई बातें अभी तक सुलझी नहीं थीं और आरव उसे घसीटकर समुद्र में ले गया। अब जब ईशान अपनी कमजोरी से बाहर आ चुका था, जहाज विशाल समुद्र में पहुंच चुका था। अब वह कैक्टस द्वीप पर वापस जाने का रास्ता कहां से ढूंढ सकता है? आरव कभी कभी ललित की तरह बेवकूफ और मजाकिया लगता है, लेकिन असल में वो बहुत चालाक है। उसने यही तरीका अपनाया, ईशान को अपनी नाव पर ही रहने पर मजबूर कर दिया। यह वास्तव में एक समुद्री डाकू जहाज था। अब ईशान को आरव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ये बात कैसे मान सकता था? कैप्टन आरव, मास्टर ईशान, नाश्ता कर लो। इतने में हुकुम समुद्री डाकू समूह का एक सदस्य जिमित, जो जहाज पर रसोइया था, उनके लिए खाने की 2 प्लेटें लेकर आया। अब जहाज पर हुकुम के समुद्री लुटेरों के सदस्य आरव को कैप्टन और ईशान को मास्टर कहते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी नज़र में ईशान ही जहाज का डिप्टी कैप्टन था। इससे ईशान बहुत असहाय हो गया, इसलिए उसने बात करने से इनकार कर दिया और खाना खाने लगा। शेफ जिमी की कारीगरी वाकई कमाल की थी, यह तो बताने की जरूरत ही नहीं। ईशान समझ गया कि आरव इन लोगों का पार्टनर क्यों बनना चाहता है। इस समय आरव भी खाना खा रहा था। दोनों के गाल फूले हुए थे। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो।
तुम मेरे डिप्टी कैप्टन बनने से क्यों हिचकिचा रहे हो? ईशान ने भावशून्य चेहरे से उसकी ओर देखा और कहा, खाते समय बात मत करो। ओह, सॉरी। आरव ने विनम्रता से सिर झुकाकर माफी मांगी। तो उन्होंने चुपचाप खाना खाया। खाना खत्म होने पर ईशान ने मेज पर रखे बर्तन फेंक दिए। फिर उसने आरव से कहा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा डिप्टी कैप्टन नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं समुद्री डाकू नहीं बन सकता। अगर मेरी पहचान समुद्री डाकू की हो तो मेरे लिए बहुत सारे काम करना कितना असुविधाजनक हो जाएगा। हाँ, दरअसल ईशान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह समुद्री डाकू है, नौसैनिक है या समुद्री डाकू शिकारी है, क्योंकि वह बिल्कुल स्पष्ट है कि अपने व्यक्तित्व के साथ समुद्री डाकू बनने पर भी वह उस तरह का खतरनाक समुद्री डाकू नहीं होगा। इसी तरह जब वह समुद्री बन जाएगा तो वह कैप्टन नेजुमी जैसा दुष्ट नहीं होगा। जब तक वह अपनी चेतना बनाए रख सकता है, सब कुछ वैसा ही रहेगा।